सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में। बीजेपी के एक हैं तो सेफ हैं, पर राहुल गांधी का प्रहार प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिजोरी लेकर पहुंचे। फिर पवार ने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि अजित पवार के नेतृत्व में बगावत करने वालों को न केवल हराएं बल्कि उन्हें बुरी तरह से हराएं। सोलापुर जिले के माधा में एक रैली को संबोधित करते हुए पवार ने दल बदल के एक प्रकरण को याद किया, जिसके कारण उन्हें लगभग 5 दशक पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद गंवाना पड़ा था, और अपने दृढ़ संकल्प की बदौलत उन्होंने बाद में उन सभी को शिकस्त दी जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था। 1980 के चुनाव का किया जिक्र उन्होंने कहा, 1980 के चुनावों में हमारी पार्टी से 58 लोग चुनाव जीते और मैं विपक्ष का नेता बन गया। मैं विदेश गया था और जब वापस आया तो मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री AR अंतुले साहब ने कोई चमत्कार कर दिया है और 58 में से 52 विधायकों ने पाला बदल लिया है। मुझे नेता प्रतिपक्ष का पद गंवाना पड़ा। पवार ने आगे कहा, मैंने उस समय कुछ नहीं किया। मैंने पूरे राज्य में लोगों से संपर्क करना शुरू किया और 3 साल तक कड़ी मेहनत की। अगले चुनाव में मैंने उन सभी 52 विधायकों के खिलाफ युवा उम्मीदवार खड़े किए जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मुझे महाराष्ट्र के लोगों पर गर्व है कि मुझे छोड़ने वाले सभी 52 हार गए। विश्वासघात करने वालों को बुरी तरह हराएं। पवार 83 वर्षीय पवार ने 1967 में 27 साल की उम्र में विधायक बनने के बाद से एक अपराजित राजनेता के रूप में अपने सियासी करियर का जिक्र करते हुए कहा, मेरे अपने अनुभव हैं। जिन लोगों ने विश्वासघात किया है उन्हें उनकी जगह दिखानी चाहिए। उन्हें सिर्फ हराएं नहीं बल्कि उन्हें बुरी तरह हराएं। जब NCP SP प्रमुख ने कहा कि किसी से भी पंगा ले लें लेकिन मुझसे नहीं, लेकिन तो भीड़ ने उनका नाम लेकर नारे लगाए। पिछले साल जुलाई में अजित पवार और 8 विधायकों के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बंट गई। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजित पवार को पार्टी का नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह मिला, जबकि पवार ने अपने गुट का नाम NCP शरद चंद्र पवार रखा और उसका चुनाव चिन्ह तुतारी बजाता हुआ आदमी रखा गया। बारामती में अजित पवार बनाम युगेंद्र पवार NCP सपा ने बारामती में अजित पवार के खिलाफ शरद पवार के पोते युगेंद्र पवार को मैदान में उतारा है। उप मुख्यमंत्री 1991 से बारामती से विधायक हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती से मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में उतारा है, जो शरद पवार की बेटी हैं। सुले ने सुनेत्रा पवार को आसानी से हरा दिया और तब से अजित पवार अक्सर कहते रहे हैं कि अपनी पत्नी को मैदान में उतारना एक गलती थी। NPP ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा की अगुवाई वाली मणिपुर सरकार से समर्थन वापस लेते हुए आरोप लगाया कि सरकार हिंसा प्रभावित राज्य में शांति बहाल करने में असफल रही है। NPP के अध्यक्ष ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को पत्र लिखकर यह फैसला लिया। NPP के पास विधानसभा में 7 विधायक हैं, लेकिन उनके समर्थन वापस लेने से बीरेन सरकार पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। भाजपा के पास 37 विधायक हैं, जबकि NDA गठबंधन के अन्य दलों से 16 और विधायकों का समर्थन है। इसमें नगा, पीपुल्स फ्रंट, NPF के 5, JDU के 1 और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। ऐसे में NPP के बाहर होने के बावजूद सरकार के पास बहुमत बना हुआ है। राज्य में हाल ही में हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं। जिरीबाम जिले में उग्रवादियों ने 3 महिलाओं और 3 बच्चों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कई विधायकों और मंत्रियों के घरों पर हमला कर दिया और आगजनी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मणिपुर की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी सभी रैलियां रद्द कर दिल्ली लौटकर अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। राज्य में हिंसा मई 2023 में शुरू हुई थी, जब मैतेई समुदाय ने अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि वे इस भूमिका के लिए चुने गए किसी भी गठबंधन सदस्य का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने मुंबई स्थित आवास मातोश्री में दिए गए इंटरव्यू में जोर देकर कहा कि हम महाराष्ट्र के द्रोहियों, गद्दारों को सत्ता में नहीं आने देंगे।
उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी कि एमवीए में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी को मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। उन्होंने इस पद के लिए किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करने की अपनी इच्छा दोहराई। उन्होंने गठबंधन के भीतर एकता और चुनाव के बाद सामूहिक निर्णय लेने के दृष्टिकोण पर जोर दिया। बीजेपी के आरोपों पर क्या बोल? उद्धव ठाकरे हिंदू को दिए इंटरव्यू में भाजपा के वोट जिहाद के आरोपों से नाराज ठाकरे ने भगवा पार्टी को संविधान बदलने की चुनौती दी, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं। ठाकरे ने कहा, आप 10 साल से वहां बैठे हैं और अगले 5 साल भी वहीं बैठे रहेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो संविधान बदल दीजिए। कहिए कि इन लोगों को वोट देने का अधिकार है और इन लोगों को नहीं। इस मौके पर खड़से ने एक भावुक बयान भी दिया। उन्होंने अपनी बेटी रोहिणी खड़से को जिताने की अपील करते हुए कहा कि यह तो भगवान ही तय करेंगे कि मैं अगला चुनाव देखूंगा या नहीं। करीब 4 दशकों तक खड़से का जलगांव जिले में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में दबदबा रहा है। हाल में उनके भाषणों को लेकर बहुत चर्चा हुई थी। बेटी रोहिणी खड़से की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में एकनाथ खड़से ने कहा है कि मैं नाथा भाऊ से बात कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को है। इस चुनाव में रोहिणी खड़से एनसीपी की उम्मीदवार हैं। मैं अब और चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कई वर्षों से आपके साथ हूँ। आप सभी ने सालों से मेरा समर्थन किया है। हमने जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी की मदद की है। वीडियो में वो आगे कहते हैं कि भगवान तय करेंगे कि मैं स्वास्थ्य कारणों से अगला चुनाव देखूंगा या नहीं। लेकिन एकनाथ खड़से ने भावुक अपील करते हुए कहा कि जिस तरह आपने मेरा समर्थन किया है, उसी तरह रोहिणी खड़से को भी समर्थन देकर चुना जाना चाहिए। कोठारी के सरपंच से लेकर 12 विभागों के मंत्री तक बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के साथ एकनाथ खड़से राज्य में बीजेपी का चेहरा थे। गोपीनाथ मुंडे के साथ खड़से ने पार्टी के विकास में बहुत योगदान दिया। एकनाथ खड़से ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कोठारी गांव के सरपंच 1987 के रूप में की। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे विधायक, नेता प्रतिपक्ष, 12 विभागों के मंत्री जैसे विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने पार्टी में कई लोगों को खड़ा किया। उनकी बात दिल्ली तक सार्थक थी। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी थे शामिल। एक समय ऐसा भी आया था जब उनका नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बताया गया था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस से मतभेद के बाद एकनाथ खड़से की बीजेपी में हैसियत घटने लगी। उनके साथ लगातार दोयम दर्जे के व्यवहार का आरोप लगता रहा। इसलिए उन्होंने 2020 में बीजेपी छोड़ दी और एनसीपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे। ठाणे, सोलापुर और अहमदनगर में नड्डा जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की आज गोंदिया और नागपुर में रैलियां हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों हैं, जिन पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं झारखंड में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कई विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव ने महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने का दावा किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी को देश की कोई चिंता नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि लोगों डबल सरकारों को लेकर विश्वास बढ़ रहा है और लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में डबल इंजन सरकारें बनी रहें। आज महाराष्ट्र में क्या है खास? कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मुंबई में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गोंदिया और नागपुर में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में पार्टियों के बिखरने के बाद में यह पहला विधानसभा चुनाव है। इस बार निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की संख्या ने नई ऊंचाइयों को भी छू लिया है। महाराष्ट्र में इस बार कई वोटर्स अविश्वास को रोकने के लिए तैयार नहीं दिखते। महाराष्ट्र के वोटर्स विभाजन और पक्ष या पार्टी की बढ़ती अप्रासंगिकता की बात करते हैं। पार्टियों की राजनीति के लिए वोटर्स के अविश्वास में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। भरोसे की यह कमी यकीनन इस चुनाव के परिणाम पर असर जरूर डालेगी। यह एक खतरे की घंटी भी है, जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देना चाहिए।
वोटर्स का पार्टियों से मोहभंग विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, अमरावती, अकोला और बुल्हाना जिलों में इंडियन एक्सप्रेस को यह देखने को मिला कि पार्टियों से वोटर्स का मोहभंग और इस कारण से चुनावी भविष्यवाणी करना बेहद ही मुश्किल हो रहा है। अब एक सवाल यही है कि क्या स्थानीयकरण कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाले गठबंधन महाविकास अघाड़ी के लिए काम करता है या फिर बीजेपी और महायुति के लिए काम करता है। बुल्हाना जिले के बीबी गांव में एक चाय की दुकान के बाहर वोटर्स दो मुद्दों पर बात करते हैं। यह बातचीत विदर्भ में काफ़ी हावी है। पहला तो यही था कि सोयाबीन और कपास की गिरती हुई कीमत और दूसरा बेरोजगारी शामिल है। प्राइमरी स्कूल के टीचर सरजे राव ने कहा कि हमने 2014 में मोदी को बहुत उम्मीदों के साथ वोट दिया था, लेकिन हम नोटबंदी जैसे फैसलों से निराश महसूस करते हैं। मैं 2019 में कांग्रेस को वोट दिया, यहाँ भी तोड़फोड़ है। पहले मैं पूरे 1 घंटे तक मोदी का भाषण देखता था, अब जब वे बोलते हैं तो मैं चैनल बदल देता हूँ। पिंपरी खंडारे गांव के सरपंच विष्णु केंद्रे ने कहा कि पीएम मोदी ने अजित पवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और फिर उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया। हमने उन्हें पीएम बनाया क्योंकि हम कांग्रेस से नाखुश थे, तो कांग्रेस पर क्यों बरस रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में पीएम मोदी की आलोचना के बावजूद नागरे और केंद्रे का कहना है कि वे बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के उम्मीदवार को वोट देंगे। निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक ने पाला बदल लिया और पिछले 5 सालों में वह एमवीए और महायुति दोनों की सरकारों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह उम्मीदवार को देखेंगे और किसी पक्ष को नहीं देखेंगे। कौन जानता है कि जीतने के बाद वह किस पार्टी में शामिल हो जाता है। केंद्र ने कहा कि 23 नवंबर के आगे देखना क्या होगा, किसी बात की कोई गारंटी नहीं है। बुल्ढाना के फैजलपुर गांव में भुजंग पद्म मुख ने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम उम्मीदवार को देखते हैं, वह देखता है कि कौन उसे लुभा सकता है। संगीता वानखेड़े ने कहा कि खोखे लेते हैं, भाग जाते हैं। यूपी की लड़ाई में सपा अकेले ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हों या यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, सपा के मंच पर दिखाई नहीं दिया। यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय केरल की वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। वायनाड पर चुनाव खत्म होने के बाद दोनों नेता महाराष्ट्र के चुनावों में एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन यूपी की 9 सीटों को लेकर उनकी दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही। सपा के मंच से कांग्रेस के नेता गायब दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी यूपी के चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। उपचुनाव में अकेले पड़े सपा अध्यक्ष लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने भदोही सीट पर ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस को दिया था, लेकिन जब उपचुनाव की बारी आई तो टीएमसी भी शांत दिख रही है। वहीं एनसीपी ने तो कुछ सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस से लेकर आप हो या टीएमसी और एनसीपी इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने सपा को अकेला छोड़ दिया। यहाँ 18 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 7 सीटें एसटी रिजर्व, एक एसएससी रिजर्व और 10 सीटें जनरल हैं। 2024 के चुनाव में हॉट सीटों के अलावा सभी सीटों पर कांटे की टक्कर के आसार दिख रहे हैं। सत्ताधारी दल की सीधी टक्कर भाजपा से, सत्ताधारी दल झामुमो कांग्रेस और गठबंधन दलों की सीधी टक्कर भाजपा से होगी। संताल परगना की 18 सीटों में से लगभग 9 हॉट सीटें हैं, जहां महामुकाबला देखने को मिल सकता है। इन सीटों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनके 3 मंत्री के अलावा विधानसभा के स्पीकर का मुकाबला है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन फोल्डर से पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, भाजपा के कार्यकाल में पूर्व मंत्री रहीं डॉ लुइस मरांडी अब जामुमो में, प्रदीप यादव, नलिन सोरेन की जगह उनके बेटे आलोक सोरेन, पूर्व मंत्री स्टीफन मरांडी चुनाव मैदान में हैं। वहीं एनडीए फोल्डर से मुख्यमंत्री को टक्कर देने के लिए बरहेट में जमीन से जुड़े भाजपा नेता गमालियल हेम्ब्रम कमर कसकर उतरे हैं। जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी कांग्रेस को टक्कर देंगी सीता सोरेन भाजपा। वहीं महागामा में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को पूर्व विधायक अशोक भगत, पाकुड़ में निशात आलम को अजहर इस्लाम आजसू और मधुपुर से मंत्री हफीजुल के खिलाफ भाजपा के गंगा नारायण सिंह कड़ी टक्कर देने को तैयार हैं। वहीं जामा में जामुमो की डॉ लुइस मरांडी के खिलाफ भाजपा ने सुरेश मुर्मू तो दुमका में बसंत सोरेन को टक्कर देने के लिए
भाजपा के पूर्व सांसद सुनील सोरेन पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। बताया गया कि सुमेश शौकीन पिछला 2020 का विधानसभा चुनाव मटियाला सीट से लड़े थे। वहीं केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर सुमेश शौकीन आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत किया है। चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। दिल्ली देहात के कांग्रेस के बड़े नेता सुमेश शौकीन आज एएपी में शामिल हुए तो केजरीवाल ने दिल से उनका स्वागत किया। सुमेश शौकीन ने की आपकी जमकर तारीफ। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान सुमेश शौकीन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पिछले 11 साल में जनता के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने दिल्ली देहात के लिए भी बहुत काम किया है। केजरीवाल के साथ मिलकर करेंगे काम। सुमेश शौकीन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के काम को देखकर आज मैंने भी आप पार्टी ज्वाइन कर ली है। शौकीन ने कहा कि अब हम चुनाव में केजरीवाल के साथ मिलकर काम करेंगे। केजरीवाल ने शौकीन का दिल से क्या स्वागत। उधर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान सुमेश शौकीन का दिल से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सुमेश शौकीन को अपनी पार्टी का पटका और टोपी पहनाकर सदस्यता दिलाई। हमने दिल्ली देहात की जनता को इग्नोर नहीं किया। केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार आने से पहले दिल्ली देहात को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता था, लेकिन जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हमने दिल्ली देहात का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली देहात के लोगों को लगता है कि हम भी दिल्ली का हिस्सा है। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा असर? सुमेश शौकीन के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी असर पड़ सकता है। संताल परगना में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार थोड़ा बहुत उलटफेर की संभावना बनती दिख रही है। संताल में पाकुड़ से आजसू और बाकी सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारा है। वहीं आईएनडीए की कांग्रेस पार्टी ने जरमुंडी, महगामा, पोड़ैयाहाट, पाकुड़ और जामताड़ा सीट से उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जबकि राजद के खाते में देवघर और गोड्डा सीट है। बाकी संताल परगना की 11 सीटों से झामुमो ने अपना प्रत्याशी उतारा है। 2019 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को यहां 4-4 सीटें मिली थीं, जबकि झामुमो को 9 और जेवीएम को 1 सीट पर सफलता मिली थी। देवघर, गोड्डा, सारठ और राजमहल में भगवा फहरा तो जामताड़ा, पाकुड़, जरमुंडी और महागामा से पंजा ने बाजी मारी थी। पाकुड़ विधानसभा सीट में त्रिकोणीय मुकाबला। पाकुड़ विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी निसात आलम, सपा प्रत्याशी अकील अख्तर और एनडीए प्रत्याशी आजसू के अजहर इस्लाम के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष है। इसमें कांग्रेस की स्थिति अधिक मजबूत है। पाकुड़ में 70% मुस्लिम वोट है। पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी आलमगीर ने 60,000 से अधिक मतों से भाजपा प्रत्याशी वेणी प्रसाद गुप्ता को हराया था। 1. देवघर। देवघर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के नारायण दास और राजद प्रत्याशी सुरेश पासवान के बीच क्लोज कंटेस्ट है। पिछले 2 चुनाव से लगातार भाजपा से नारायण दास ही जीत रहे हैं। इस बार भी नारायण भारी हैं। 2014 में राजद से इस सीट को भाजपा ने छीना था। 2019 के चुनाव में भाजपा करीब 5,000 वोट से ही जीत हासिल की थी। वहीं आईएनडीए महागठबंधन भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। झामुमो और कांग्रेस का समर्थन मिलने से राजद भी मजबूत स्थिति में है। सारठ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह और झामुमो प्रत्याशी उदय शंकर सिंह आमने सामने हैं। रणधीर सिंह दूसरी बार यहां से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में झामुमो से और 2019 में भाजपा से चुनाव लड़े। दोनों ही बार उन्होंने जीत फतह की। सारठ में भाजपा की मजबूत किलाबंदी को भेदना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद वह और मजबूत हुए हैं। हालांकि राजद और कांग्रेस का समर्थन मिलने से अगर उदय शंकर सिंह पिछड़ा वर्ग में सेंधमारी करने में सफल होते हैं तो चुनाव दिलचस्प हो सकता है। 3. मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के हफीजुल हसन और भाजपा के गंगाधर सिंह आमने सामने हैं। यहां पर हफीजुल मजबूत स्थिति में हैं। 2021 के विधानसभा उपचुनाव में मात्र 5,000 वोटों से जीत हार हुई थी। इसलिए बीजेपी इस सीट को अपने पाले में करने के लिए विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर प्रधानमंत्री तो मधुपुर में अमित शाह सभा करवा चुकी है। भाजपा यहां पर सेंधमारी करने की जुगत में है। 4. गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अमित मंडल और राजद प्रत्याशी
संजय यादव के बीच क्लोज कंटेस्ट है। यहाँ पर जीत हार का फैसला थोड़ा बहुत मतों से हो सकता है। आदिवासी, यादव और अल्पसंख्यक वोटरों में अगर भाजपा सेंधमारी करने में सफल रहती है तो राह आसान हो सकती है। भाजपा अपने बूथ मैनेजमेंट से भी बढ़त लेने की जुगत में है, अन्यथा इस सीट पर कांटे की टक्कर रहेगी। 5. महागामा महागामा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडेय सिंह और भाजपा से अशोक कुमार चुनावी मैदान में हैं। पिछले चुनाव में इस सीट पर 12,000 से अधिक मतों जीत हार हुई थी। हालांकि इस बार मुकाबला काफी क्लोज हो गया है। यहाँ पर भाजपा अपने दिग्गज नेताओं राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा की सभा करा के आईएनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी की जुगत में है। 6. पोड़ैयाहाट पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप कुमार यादव और भाजपा से देवेंद्र नाथ सिंह मैदान में ताल ठोक रहे हैं। प्रदीप यादव इस सीट से लगातार 4 बार विधायक बनने वाले इकलौते नेता हैं। भाजपा ने इस बार अपना चेहरा बदला है। पिछले चुनाव में यहां से भाजपा के टिकट पर गजधर सिंह चुनाव लड़े थे और 13,000 से अधिक मतों से हार भी गए। भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, बावजूद प्रदीप की स्थिति यहां मजबूत है। 7. बरहेट विधानसभा क्षेत्र राज्य की हाट सीटों में से एक है। यहां से झामुमो से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने भाजपा ने नए चेहरे गमालियल हेम्ब्रम को मैदान में उतारा है। 2019 का चुनाव झामुमो के लिए जितना आसान था, इस बार वैसी स्थिति नहीं है। सीएम यादव ने मुंबई की कलिना विधानसभा, धारावी विधानसभा और सायन कोलीवाड़ा विधानसभा सीटों पर महायुति के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कीं। कलिना विधानसभा सीट पर आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि चुनाव में व्यक्ति अकेला फॉर्म भरता है, लेकिन जिस दिन फॉर्म डालता है उसके बाद वो अपनी शक्ति का हस्तांतरण नीचे कर देता है। कार्यकर्ताओं की फौज फिर मतदाताओं तक जाती है। इससे पार्टी को जीत हासिल होती है। उन्होंने कहा कि हम जैसे ही जय श्री राम बोलते हैं तो दुश्मनों की छाती जल जाती है। ऐसा लगता है कि उनके अंतर्मन में उठने वाले भाव के ऊपर हथौड़ा पड़ गया हो। हम यही चाहते हैं कि यह हथौड़ा और जोर से पड़ना चाहिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली और हिंदुत्व के नायक बाला साहेब ठाकरे की कर्मस्थली है। ये कभी न थकने और कभी न रुकने वाली मुंबई नगरी है। इसके जीवन में शरीर महाराष्ट्र का है और आत्मा उत्तर भारतीयों की है। एक एक वोट मिलने तक शांति से नहीं बैठें। सीएम यादव, सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस को अब कोई पूछने वाली नहीं। वह देश विरोधी बात करती है। हम सब मिलकर संकल्प करें कि एक एक वोट जब तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं पड़ जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। कांग्रेस हर अच्छी योजना का विरोध करती है। हमने जब लाडली बहना की बात की तो वहाँ कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेसी कहते थे क्यों रुपए दे रहे हो, सबको बिगाड़ रहे हो। जबकि माता बहनों के हाथ में पैसा आए तो एक एक पैसे का सदुपयोग होता है। महाराष्ट्र सरकार भी लाडली बहनों का पूरा ख्याल रख रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कमल के फूल के साथ झूम रहा है तो महाराष्ट्र कैसे पीछे रह सकता है। सोरेन बंधुओं को न केवल अपने गढ़ को बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा के आक्रामक अभियान का भी सामना करना पड़ रहा है। झारखंड चुनाव प्रचार के आखिरी दिन देवघर पहुंचे सीएम सोरेन। बीजेपी के 500 में सिलेंडर देने के वादे पर उठाए सवाल हेमंत सोरेन ने भाजपा पर अपने प्रयासों में बल और धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जिससे एक बेहद कड़ी लड़ाई की स्थिति बन गई है। इस चुनावी मुकाबले का नतीजा न केवल सोरेन बंधुओं की राजनीतिक सूझबूझ की परीक्षा लेगा, बल्कि झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में जेएमएम की विरासत के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। सोरेन बंधुओं पर इस बार दिशोम गुरु शिबू सोरेन की विरासत को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी है। झारखंड चुनाव दूसरे चरण में इन 28 सीटों पर इंडिया बनाम एनडीए में सीधा मुकाबला। सोरेन परिवार की सांख दांव पर संथाल परगना के भीतर जेएमएम की विरासत बचाने की चुनौती ऐसी कही। अन्य जानकारियों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।